हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 31 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में। न्यूज़पेपर के ऊपर हम नज़र डालते हैं। यहाँ पर हमने सभी आर्टिकल्स को बड़े ध्यान से पढ़ा, बट एक आर्टिकल ही इसमें इंपॉर्टेंट लगा हमें। वो है हाउ न्यूट्रिनोस ऐड इन द डेथ ऑफ मासिव स्टार। और आप सबको याद होगा कि लास्ट वीक में भी हमने इस टेलर इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि स्टार कैसे पैदा होते हैं और उनकी मौत कैसे होती है, कैसे बूढ़े होते हैं, रेड जायंट क्या है, रेड ड्वार्फ क्या है, वाइट ड्वार्फ क्या है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल से पढ़ी थी। उसको एक क्विक रिवीजन के तौर पर पढ़ते हुए हम देखेंगे कि इस आर्टिकल में ऐसा नया क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत डर लगता है, उनको लगता है कि बहुत बड़ा बर्डन है, मैं कहना चाहूँगा उनसे कि आप ये आर्टिकल 5 मिनट का समय निकाल के पढ़ के देखिए। आपको फील होगा कि अभी आपको लगभग लगभग हर एक चीज़ इसमें से समझ में आ रही है, जबकि ये आर्टिकल सच में बहुत डिफिकल्ट है। तो ये कॉन्फिडेंस पैदा करेगा आपके अंदर। ये आर्टिकल जरूर से पढ़िएगा, हालांकि मैं भी इसको अभी समझा दे रहा हूँ। पहला आर्टिकल यहाँ पर था कि शुरुआत के दिनों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी कंपनीज हैं यहाँ पर, उन्होंने इस बात का दावा दिया था कि भाई हम जब भी वैक्सीन वगैरह डेवलप करेंगे तो हम सब में शेयर करेंगे नो प्रॉफिट प्लेज के बेसिस पर, लेकिन अब वो इस पर इम्प्लाई नहीं कर रहे हैं। इसी के बारे में ये आर्टिकल है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली कोविड-19 पैंडेमिक इस ग्राफ के चलते ये देखने को मिला है कि अपने डिक्लाइनिंग स्टेज पर है। तो बस इतना ही है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये भी अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता था, लेकिन इसमें इन्होंने रीज़न नहीं दिया है। केवल प्योरली इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यह समझाने की कोशिश की है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अब लैंड की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि पिछले 20-30 सालों में इन्होंने स्टडी कंडक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया का सदर्न या फिर ये डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन आप मान सकते हो। तो जो भी बे ऑफ बंगाल रीजन में हमारे साइक्लोन्स आते हैं, उसमें आप लोगों को भी पता होगा कि ये साइक्लोन्स हमेशा वेस्टवर्ड शिफ्ट होते हैं। ठीक है, जे ये वेस्टवर्ड शिफ्टिंग की बात होती है तो ये तो नॉर्मल फिनोमेना है। इनका कहना है कि अभी जो साइक्लोन्स हैं वो ज़्यादा लैंड के तरफ बनना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे इन्होंने रीज़न नहीं बताया कि ये लैंडवर्ड साइड क्यों शिफ्ट हो गए हैं। एक और इन्होंने पॉइंट ये बताया है कि अब लैंड पर पहले पहुंच के, चूंकि साइक्लोन के लिए ना पानी का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि जो ह्यूमिडिटी होती है उसका अच्छे अमाउंट में होना ज़रूरी है, तो ओशन सरफेस पर तो मिल ही जाता है। ज़मीन पर जब ये जाते हैं ना तो वो ह्यूमिडिटी या फिर वाटर कंटेंट मिल नहीं पाता है, जिससे कि ये साइक्लोन्स डिसिपेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब इनका कहना है कि लैंड पर जाने के बाद भी वो उतनी जल्दी डिसिपेट नहीं होते हैं जितना पहले, जितनी जल्दी हो जाते थे। लेकिन इसके पीछे चूंकि रीज़न नहीं है, इसीलिए ये आर्टिकल भी हमारे लिए कुछ खास है नहीं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया गया है कि सैटर्न सैटर्न जो प्लैनेट है, शनि, वो उसका जो एक आउटर पेरिफेरी पे एक रिंग है, आप सबको पता होगा। ये रिंग का जो टिल्टिंग है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, उस स्पीड से भी ज़्यादा जिस स्पीड को पिछले 20-30 सालों में प्रेडिक्ट किया गया था। तो अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये पूछा गया है इसमें। रीज़न बहुत सिंपल सा है, आपको पता है कि सैटर्न के पास बहुत सारे मून हैं। जैसे अर्थ के पास एक मून है, वैसे सैटर्न के पास बहुत सारे हैं। कितने हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसमें से एक सबसे बड़ा मून जो है उसका नाम है टाइटन। आपने जरूर से नाम सुना होगा। कहना ये है कि ये जो भी मून है इसके, वो इससे ग्रेजुअली दूर जाते जा रहे हैं। दूर जाने का कारण यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सिंपल सा ये बताया गया कि बस दूर जा रहे हैं, ऐसा ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया गया था, लेकिन उस स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रहे हैं। इसीलिए शायद ये जो सैटर्न का ये रिंग है, ये तेज़ी से टिल्ट होते हुए दिख रहा है और आगे आने वाले टाइम में और तेज़ी से टिल्ट होगा। अभी हाल फिलहाल की बातों में ये कर रहे हैं, इनका हाल फिलहाल का बहुत टाइम होता है भाई। मतलब आप समझो कि 3 बिलियन साल लगभग लगभग जब इसके फॉर्मेशन को हुआ है, तो बोल रहे हैं कि उस टाइम पर उतना टिल्टिंग नहीं था, लेकिन अभी पिछले 1 बिलियन सालों में ऐसा देखा गया है कि टिल्टिंग कंसिडरेबली इंक्रीज हुई है। तो यहाँ इनका बिलियन साल हाल फिलहाल का होता है, तो इस बेसिस पर आपको समझ लेना है। फिलहाल हम अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर हमें पढ़ना है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा न्यूट्रिनो के साथ कॉम्बिनेशन, कि भाई जब स्टार की डेथ होती है तो उसमें न्यूट्रिनो कैसा रोल प्ले करते हैं। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम समझते हैं कि लास्ट क्लास में हमने इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले हमने जो लास्ट क्लास में स्टेलर इवोल्यूशन पढ़ा था, उसमें हमने सुपरनोवा के बारे में पढ़ा था। याद होगा सभी को। हमने कुछ
इस आर्टिकल के अंदर कि यूवी ब्राइट स्टार जो कि ग्लोबल स्ट्रक्चर NGC 2808 में स्पॉट किया गया था, उसके बेसिस पर हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने स्टार के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में ना पहला वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इसको तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, यहाँ तक भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट ये आर्टिकल कंटिन्यू करता है इसके और इसके बेसिस पर, इसीलिए ये आर्टिकल को मैं थोड़ा और अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमको ये नहीं समझ में आया था कि सुपरनोवा के बाद आखिरकार ये ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बन कैसे जाता है। बहुत बेसिक सा एक साइंस है इसके पीछे, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। आप सिंपली बोल सकते हो कि जो लास्ट क्लास में हमने सुपरनोवा पढ़ा था कुछ इस हिसाब से, ये टाइप 1 सुपरनोवा है जिसमें ये एक्सप्लोजन बाहर की तरफ होता है। ठीक है, हमें पता है कि जितने भी स्टार्स हैं वो लगभग लगभग अपने अंदर कोर में न्यूक्लियर फ्यूल जो कि हाइड्रोजन या हीलियम जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन उनमें चलता है। इस न्यूक्लियर फ्यूल का हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक टाइम लाइन होता है, ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत या इनडेफिनेट टाइम तक ये चल सकते हैं। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात आती है तो इसमें भी एक लिमिटेशन आएगा टाइम के हिसाब से कि भाई इतने ही टाइम तक ये लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद ये बूढ़े हो जाएंगे। अभी क्या है, दो एनर्जीज होती है किसी भी स्टार के अंदर। देखो, चूंकि इतना बड़ा मास है तो इस मास से निकल के आता है ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होता है पता है आपको? बिल्कुल पता है, सेंटर की तरफ होता है। जैसे कि हम लोग अर्थ के चारों तरफ जब भी चलते हैं तो हम चिपक के ज़मीन से चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो हमें अंदर की तरफ खींचता है। अब ये फोर्स इतना स्ट्रांग तो नहीं होता है कि ज़मीन तोड़ के ये हमें अंदर बुला ले, बट स्टिल हम इससे चिपक के चलते हैं। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इनवर्ड डायरेक्टेड होता है। दूसरा यहाँ पर फोर्स आता है, ये जो न्यूक्लियर फ्यूल यहाँ इसके कोर में इतना रिएक्शन होता रहता है ना, ये एक तरीके से समझ लो विस्फोट जैसा होता है। जब ये फूटता है तो इससे एनर्जी निकलती है और ये बाहर की तरफ ढकेलता है। जो टाइप 1 सुपरनोवा हमने पढ़ा है उसमें जो सेकेंड एनर्जी की बात हमने की न्यूक्लियर फ्यूल से, वो जीत जाता है, इसीलिए एक्सप्लोजन बाहर की तरफ होता है। लेकिन सोचो उन स्टार्स का क्या जिन स्टार्स का मास बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स ऑफ द सन, उसका उतना बड़ा मास है तो उसकी ग्रेविटी भी मजबूत होगी। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात आप सोचो जिस टाइम पर हम ये समझते हैं कि स्टार बूढ़ा हो रहा है और ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है ये दिन पर दिन कम होते जा रहा है। जब कम होते जाएगा तो आउटवर्ड पुश जो है वो कमज़ोर हो जाएगा ना इस ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, और वहाँ पर होता है टाइप 2 सुपरनोवा। ये जो टाइप 2 सुपरनोवा है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं जिससे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बनता है। वापस से हम समझते हैं कि ये जो टाइप 2 सुपरनोवा है इसको हम लोग कोर कोलैप्स सुपरनोवा बोलते हैं। कोर कोलैप्स सुपरनोवा, आप समझ रहे हो, नाम से भी समझ में आ रहा है कि इसका जो कोर है वो कोलैप्स होकर अंदर की तरफ आ गया। मतलब ये लोग जब विस्फोट नहीं होंगे, ये लोग अंदर की तरफ विस्फोट होंगे। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने एवेंजर्स की सीरीज देखी है, बट उसमें एक एक ऐसा बम का यूज़ किया गया था जिसको फेंकने के बाद लोग अचानक से अंदर की तरफ गायब हो जाते थे। वो विस्फोट नहीं होता था, वो अंदर की तरफ श्रिंक होकर विस्फोट होते थे। मतलब विस्फोट दिखेगा नहीं हमें, बस वो गायब हो जाएंगे। कुछ कुछ वैसा है। हालांकि इनका एग्जिस्टेंस तो नहीं जाएगा। ये पिक्चर जो आप इतनी देर से देख रहे हैं, वैसे ये तो ब्लैक होल का एक इमेजिनरी पिक है जो कि रियलिटी में कुछ कुछ तो ऐसा है, बट स्टिल काफ़ी डिबेट चल रहे हैं। हाल फिलहाल में जो भी इमेजेस आए हैं उन्होंने इस डायग्राम की पुष्टि तो कर दी है, बट स्टिल इसको समझा पाना अपने आप में बहुत मुश्किल का काम है। इसको फिर हम किसी और दिन समझ लेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि कोर कोलैप्स सुपरनोवा जो है, या तो वो ब्लैक होल जनरेट करेगा ऐसा, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार जनरेट करेगा। दोनों ही साइज में बहुत छोटे होते हैं क्योंकि ये श्रिंक होकर विस्फोट करते हैं और इनसे एक बहुत बड़े अमाउंट में वेव निकलता है। फिलहाल ये जो न्यूट्रॉन स्टार बनने की बात है या ब्लैक होल बनने की बात है, यहाँ पर ना न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आते हैं। अब एक नया वर्ड आपके सामने आता है जिसका नाम है न्यूट्रिनो, NEUTRINO, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो होते हैं ना वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। जैसे कि एटॉमिक पार्टिकल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसी तरीके से इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के और छोटे पार्ट्स जिनसे ये लोग बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक एग्जाम्पल है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो में कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, न्यूट्रल होता है बिल्कुल। मास भी बहुत कम होता है। ऐसा बोला जाता है कि हमारे यूनिवर्स में न्यूट्रिनो का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है।
लेकिन इनको डिटेक्ट कर पाना, इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि एक तो ये न्यूट्रल चार्ज हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई भी चार्ज दिखा के इनको अट्रैक्ट कर लो अपने पास। अगर निगेटिव चार्ज होते तो पॉजिटिव चार्ज दिखा के अट्रैक्ट कर लेते, या फिर वाइस वर्सा हो सकता था। क्योंकि न्यूट्रल है तो वैसा भी नहीं कर सकते, और मासलेस टाइप के हैं, मतलब मास तो है बहुत ही कम है, तो कैसे कैच करेंगे उसके ऊपर भी बड़ा मुश्किल होता है। हमने यहाँ पर अभी तक ये समझा कि ये जो न्यूट्रिनो है ये इस कोर कोलैप्स सुपरनोवा से खूब सारे निकलते हैं, ठीक है। अब जब खूब सारे निकलते हैं तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर में बेसिकली ये लिखा था कि ये जो न्यूट्रिनो हैं ये 3 फ्लेवर्स में आते हैं। आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने ये सारी खोज की है। उन्होंने बस इतना समझाने की कोशिश की है कि अभी तक का जो भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है, अभी तक पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, उसमें उन्होंने ये जो न्यूट्रिनो के 3 फ्लेवर्स हैं या 3 टाइप्स हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, या फिर मूव ऑन नहीं, MUON, मूव ऑन, और तीसरा है इसका टाउ, टाउ नहीं, टाउ, ठीक है। तो आप तीनों को याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन, मुऑन और टाउ न्यूट्रिनो। ये तीनों न्यूट्रिनोज हैं, इनके 3 फ्लेवर्स हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, 3 टाइप्स हैं। तो इन तीनों के बीच में रिलेशंस होते हैं, और जब ये सुपरनोवा आता है कोर कोलैप्स वाला, तो ये एक न्यूट्रिनो के फेज में या एक फ्लेवर से दूसरे फ्लेवर में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका क्या बैकग्राउंड है उतना आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, उतना कुछ नहीं आएगा, बस आपको इतना ही समझना था इस आर्टिकल से। क्योंकि इसके पहले के जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे वो बोलते थे कि भाई न्यूट्रिनो के 2 कॉम्बिनेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन और मुऑन जैसे मान लो, केवल इन्हीं 2 की स्टडी को हम पढ़ के समझ सकते हैं कि ये कोर कोलैप्स सुपरनोवा कैसा होता है। बट इनका कहना है कि तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा इनको बैलेंस आउट नहीं करता है, बल्कि एक एसिमेट्री पैदा करता है। मतलब कि असिमेट्री मतलब कि वो अब स्टेबल नहीं है, वो कुछ और रिएक्शन कर सकते हैं, उनके पास और एनर्जी बची है अभी। तो इस तरीके से उनको पढ़ पाना और आसान है, बस इतनी ही बात की गई थी। मैं एक और लेक्चर कभी बनाऊंगा जिसके बेसिस पर हम लोग ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़ लेंगे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स यूजुअली यूपीएससी का अब आने वाले टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बनने वाला है। वहाँ से खूब सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी जैसे न्यूट्रिनो वगैरह पे तो बनने स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनको हमें पता नहीं है कुछ भी, जैसे कि हिग्स बोसॉन है जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल बोलते हैं। तो इन सब का क्या फंडा है, इन सबको हम कभी और आराम से डिस्कस कर लेंगे अलग के आर्टिकल्स में, और ब्लैक होल पर भी हम एक वीडियो देख सकते हैं आगे आने वाले समय में। फिलहाल आज का हमारा जो एडिशनल टॉपिक है उसको हम बोलते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी। और क्वांटम टेक्नोलॉजी चूँकि आजकल के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो चुके हैं। बोला तो जाता है कि जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, और उसी के बेसिस पर हम पढ़ेंगे भी, कि हम बहुत फाइन डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, बट हाँ एक लेमन लैंग्वेज में किसी ने अगर आपसे पूछा कि भाई क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझा सको और खुद भी समझ सको। इसके बेसिस पर हम क्वांटम टेक्नोलॉजी डिस्कस करते हैं, वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, वो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। फिर जीएस पेपर 3 आईटीएन कंप्यूटर के बेसिस पर आप इसको रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि भी हाल फिलहाल में संडे एडिटोरियल में ही हमने NMQTA के बारे में पढ़ा था, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। यहाँ पर अभी चूंकि इसको ड्राफ्ट कर रहे हैं हम लोग, फाइनलाइज कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ में है, और आप एक क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल। यहाँ पर एक चीज़ और है कि बहुत सारे देश जो वन ऑफ द बिगेस्ट नेशंस में काउंट होते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए है, चाइना है, उन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक लीप ऑलरेडी ले रखा है। इन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर लगभग 20 साल पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया ने अब आके ये स्टार्ट करना, मतलब अब आके इन्होंने इस पर ध्यान देना शुरू किया है। हो सकता है 5 साल हुआ हो मुश्किल से। तो अभी इंडिया थोड़ा पीछे है, लेकिन उसके लिए क्या कर सकता है और हमें कैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी समझने की ज़रूरत है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी इवोल्यूशन है साइंस के फील्ड में, और फिलहाल यूपीएससी का मेन एजेंडा भी यही रहता है कि ऐसे ही टेक्नोलॉजी पर वो खूब फोकस करें। बेसिक्स के अंदर चलते हैं। यूजुअली अभी तक हम और आप आराम से अपने लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर हमने बचपन में कभी पढ़ा होगा कि एक होती है बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज में हम सबको ये पता होगा कि ये काम करता है बिट्स पर। और बिट्स कितने होते हैं? 2 बिट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है 0, एक होता है 1। इट्स जस्ट लाइक ऑन या ऑफ। अभी कोई भी नंबर हो उसको हम इस 0 और 1 की श्रृंखला में या फिर 0 और 1 के सीक्वेंस में हम अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 10 लिखना हुआ तो हो सकता है 10 1 नहीं 12 लिखना हुआ तो हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं 1011 ऐसा कुछ। आई एम नॉट श्योर कि यही बोलते हैं, कुछ और भी बोल सकते हैं, इसको देखना पड़ेगा।
बट स्टिल हम अलग से बिट्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर 1 लाख को हम कैसे लिखेंगे, या फिर 1,05,636 को कैसे लिखेंगे? इसके लिए हो सकता है कि 10-12 लाइन का या फिर 1-2 पेज का ये 101010 करके कुछ ऐसा कोड हो, लेकिन हम कन्वर्ट तो कुछ भी कर सकते हैं। सिमिलरली हमें और भी बहुत आसानी होती है। हम क्या करेंगे, मान लो हमें ऑडियो को कन्वर्ट करना है, ये भी एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। मान लीजिए कि आपको समझ में आता है कभी कि हम जो ऑडियो सुनते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया और बहुत आसानी से जो हमारे मोबाइल फ़ोन में आवाज़ आ रही है वही हमारे हेडफोन में भी आती है। कैसे आती है? वो डिजिटल ट्रांसमिशन होता है, उसमें भी 0-1 का खेल है। मान लो कि जो आपकी साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ इस नेचर की है, तो वो क्या करता है, इसको खूब सारे लेयर्स में डिवाइड कर देगा और इनके हर एक लेयर पे क्या क्या नंबर है उस नंबर को लिख लेता है। उस नंबर को ये 0-1 में कन्वर्ट करता है और एक लंबा सा एरे बनाता है 1011111000 ऐसे करके, और वो ही सिग्नल ये हमारे ब्लूटूथ हेडफोन में भेज देता है। और उसी तरीके से वो वापस से इसको डिफर मतलब वापस से इसको पढ़ता है और हमें उसी आवाज़ में ये वेव वापस से क्रिएट करके हमें सुना देता है। तो है तो बहुत आसान सी चीज़ें, लेकिन इनको बना पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। तो अभी तक तो हमने ये समझ लिया कि जो नॉर्मल कंप्यूटिंग है वो कैसे होता है। जमाना 21st सेंचुरी में क्वांटम कंप्यूटिंग का है। इसके बहुत सारे स्टेजेस रहे हैं रिवॉल्यूशन के। पहले स्टेज या पहले फेज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमने ये समझने की कोशिश की कि जो भी हमारे एटम्स होते हैं, मतलब कि कोई भी अगर हमने एलिमेंट लिया, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, उन पर अगर हम थोड़ी भी छेड़छाड़ करते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल सकती हैं। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर निकल सकता है, या फिर सेमीकंडक्टर्स के बहुत सारे डायोड वगैरह ये सारी चीज़ें निकल सकती हैं। तो सेमीकंडक्टर बनाना वो हमारे लिए पहला फेज ऑफ रिवॉल्यूशन था इस टेक्नोलॉजी के लिए। लेज़र बना दिया हमने, ऐसे ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें जिसको अब हम आसानी से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन अब इसका नेक्स्ट फेज़ आया है। सेकेंड रिवॉल्यूशन जो है वो है कि हम इस क्वांटम मैकेनिक को कंप्यूटिंग के रियलिटी में लेके आएंगे या फिर कंप्यूटिंग के वर्ड में लेके आएंगे। अभी ये क्या डिफरेंस बनाता है, मतलब जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटिंग है वो जैसा कि मैंने बताया कि बिट्स पर काम करता है, 1 और 0 पर काम करता है, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो वो बिट्स में नहीं, क्यू बिट्स में या फिर क्वांटम बिट्स पर वर्क करता है। हमने अभी पढ़ा कि ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई भी एक बिट या तो 0 लेके चलेगा आगे या तो 1 लेके चलेगा, ये फिक्स हो गया है। ठीक है। लेकिन जो क्वांटम बिट्स होते हैं उनमें ये स्पेशलिटी होती है कि वो 0 और 1 एक साथ हो सकते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट या फिर इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस कि उनको क्या बनना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या करना है, हेड और टेल से समझना है। हमने एक सिक्का लिया और हमने उसको हवा में उछाला। ठीक है। अभी समझो ये जो सिक्का है ना, ये क्वांटम बिट्स का है। क्यों? क्योंकि जब तक ये हवा में उछल के नाच रहा है उस टाइम पर ये हेड भी हो सकता है, ये टेल भी हो सकता है। वो तो तब पता चलेगा ना कि जब हमारे हाथ पे ये लैंड करेगा कि ये हेड आया कि टेल आया। लेकिन जो हम नॉर्मल बिट्स की बात करते हैं ना, उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर हेड है तो केवल हेड ही आएगा, टेल है तो केवल टेल ही आएगा। अभी समझ में आ रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ना वो हवा में उछलते हुए सिक्के के बराबर है, कि वो कुछ भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस कि उसको क्या लेके आना है, मतलब किस फॉर्म में उसको कन्वर्ट होना है। इसी के साथ साथ अब इतना अगर हमें समझ में आ गया होगा तो अब हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि अब ये वर्क कैसे करता है। देखो, एक और सिंपल सा मैं एग्जांपल लेके आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार इससे फ़ायदा क्या होगा। यहाँ पर जैसा हम समझ पा रहे थे कि ये 0 होगा या 1 होगा, लेकिन ये इकट्ठे 0-1 हो सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या क्रिएट किया इसने? मान लो कि हमने कोई प्रोग्रामिंग की, उस प्रोग्रामिंग में हमने समझा कि अगर 0 आता है तो ये वाली प्रोग्रामिंग चलेगी, अगर 1 आता है तो ये वाली प्रोग्रामिंग चलेगी। ठीक है। और हमें ये फिक्स करना पड़ेगा कि 0 आए कि 1 आए, उसके बेसिस पर हमें आगे का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसी के आधार पर ये पूरा काम करेगा। नॉर्मल कंप्यूटर की बात हो रही है। लेकिन अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो क्वांटम कंप्यूटिंग में एक ही बिट या फिर जो एक ही क्यू बिट है वो कुछ भी हो सकता है। मतलब कि वो आगे आगे तक प्रेडिक्ट कर सकता है कि चलो ठीक है, अगर 0 आएगा तो हम आगे बढ़ा देंगे,
और ये वाला सॉफ्टवेयर भी रन कर देंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो चलो 0 की भी आगे का सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, 1 के आगे का भी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो हो सकता है कि वो 0 आए या 1 आए, हम तो दोनों बन सकते हैं। जो भी आएगा उसके हिसाब से हम इसकी भी प्रोग्रामिंग आगे कर देते हैं, इसकी भी प्रोग्रामिंग आगे कर देते हैं। मतलब अभी हम स्टेज यहीं पर हैं, लेकिन हम प्रोग्रामिंग कहाँ तक ही कर सकते हैं, बिल्कुल एंड तक की कर सकते हैं। मतलब कि जब भी मान लो कोई कैलकुलेशन करना है, एक सिंपल कैलकुलेशन है कि 5 × 5 क्या होता है, तो हमारा सिंपल सा क्लासिक कंप्यूटर ये एग्जांपल ले सकता है कि चलो 5 × 5 तो 25 ही आते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि चलो 5 की जगह पर अगर हम 1 2 3 4 5 या फिर ऐसे जितने भी नंबर्स लेके आ सकेंगे, उस बेसिस पर उनका क्या आंसर होना चाहिए वो पहले से प्रिपेयर करके रखेगा अपने पास। तो जो स्पीड है ना कैलकुलेशन की, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर्स का डिमांड दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आप ये समझो कि जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड है ना, वो पता नहीं कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी इस चीज़ से। मतलब हम अभी अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं इस चीज़ का। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटिंग हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। फिलहाल क्वांटम कंप्यूटर्स या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने से पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लेना पड़ेगा। इसमें से कुछ एक हम पढ़ भी चुके हैं। फॉर एग्जांपल एंटैंगलमेंट हमने अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ा था। सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस भी पढ़ लेते हैं और एंटैंगलमेंट को रिवाइज भी कर लेते हैं। देखो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, उसका एक बहुत ही बड़ा खास बात है कि वो सुपरपोजिशन या फिर मल्टीपल स्टेट को साइमल्टेनियसली शो कर सकता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। सिंपल सा है, सुपरपोजिशन का वही मतलब है कि ये 0 और 1 या फिर हेड या टेल एक साथ एक ही टाइम पर एग्जिस्टेंस दे सकता है। दूसरा आता है इंटैंगलमेंट। इंटैंगलमेंट का क्या मतलब है कि ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं क्यूबिट्स, और जितना भी दूर चले जाएं ये पेयर, ये हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मानो कि ये आपस में एक दूसरे से बात करते हों कि एक में कोई भी चेंज करेंगे दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इससे जो हमारा कम्युनिकेशन का स्पीड है वो अपने आप में अल्टीमेट लेवल पर बढ़ने की बात होती है। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या आया, इंटैंगलमेंट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीसरा प्रॉपर्टी आता है इसका इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस को आप कुछ इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हो। इसका मतलब ये है कि मानो एक ही लाइट का पार्टिकल, जैसे ये ना एक फोटोन है, सिंपल सा एक लाइट का पार्टिकल है, वो अगर हम उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो वो आपस में ही पता नहीं कितने फॉर्म्स में बन जाएगा इंटरफेरेंस के प्रोसेस के साथ साथ। जैसे आप इसमें देख भी रहे हो कि मल्टी डायमेंशनल में ये फैल गया। तो ये जो इनके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ना, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्यूबिट्स होते हैं, वो कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। सुपर पोजिशन तो चलो है ही है, एक टाइम पर दो दो जगह पर एग्जिस्ट करके भी ये लोग आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं, ये भी बात हो गई है। लेकिन ये अपनी ही ट्रेजेक्टरी के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। मानो कि यहाँ पर ट्रेजेक्टरी हमने ब्लॉक किया, अभी अपने के साथ निकल के पीछे पीछे भी फैल गए ये लोग। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हो इसको। तो ये इंटरफेरेंस का भी एक प्रॉपर्टी क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर आता है। फिलहाल ये तो हम बिल्कुल टेक्निकल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यूपीएससी ना कभी इतने डिटेल में जाएगा नहीं जाएगा इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, वो कुछ भी पूछ सकता है। बट जो हमारे साथ समझने वाली बात ये है कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, और इसी एप्लीकेशन पर ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसमें आता है कम्युनिकेशन, रिसर्च, डिजास्टर मैनेजमेंट, या फिर मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल्स, या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़े, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए कि हमने हाल फिलहाल में अपने टेलीग्राम चैनल ओनली आइस नथिंग एल्स पर आप सभी लोग, उन लोगों ने जिन्होंने इस बार मेंस एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए एक फॉर्म फिलअप करने की बात की है। उसके बेसिस पर आपके इंटरव्यू की तैयारी हम अभी से कराने की सोच रहे हैं। हम आपको खूब सारे क्वेश्चंस भेजना चाहते हैं, जिन फील्ड्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे बेसिस पर हो सकता है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बेसिस पर हो सकता है, आपकी हॉबी के बेसिस पर हो सकता है, आपके दूसरे फीचर्स जैसे कि आपने बीटेक किया है और उसके बाद आपने सोशियोलॉजी ऑप्शन ले लिया है, तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उनके बारे में हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो फटाफट से आप एक बार सर्च कर लें कि ये फॉर्म कहाँ पर है, और इस फॉर्म को आप ज़रूर से फिलअप कर दें। कम्युनिकेशन सिक्योर करने की बात अभी हाल फिलहाल में चाइना ने की है। चाइना ने क्या किया कि सैटेलाइट्स की मदद से दो अलग अलग स्टेशन पर, मतलब ज़मीन पर, अर्थ पर, अपने दो जगह इन्होंने एक मीटिंग कन्वे की, ऑनलाइन मीटिंग, जो कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था यहाँ सेटेलाइट के थ्रू, और ये क्यूबिट्स में फॉर्म में आ रहे थे। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। वो क्या करते हैं कि एक ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेंड करते हैं, तो एक क्यूबिट का
और दूसरा इसका पेयर यहाँ पर आ रहा है। साइमल्टेनियसली इन दोनों जगह पहुँचे बिना डिस्टॉर्ट हुए। अगर किसी ने इसमें हैक करने की, चेंज करने की कोशिश की तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी चेंज हो जाएगा और जो इनको आउटपुट रिजल्ट मिलेगा वो कुछ और ही मिलेगा। तो हैक तो कर ही नहीं सकते इसको। तो ये जो सिक्योर कम्युनिकेशन हो रही है, इसका एक बेसिस बन सकता है कि आगे आने वाले टाइम पर क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग कम्युनिकेशन को एकदम सिक्योर कर सकते हैं। कोई अनहैकेबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम बना सकते हैं। और स्पीड का तो मैंने आपको बताया ही कि अनइमेजिनेबल फास्ट कंप्यूटिंग स्पीड होगी और साथ ही साथ सेफ भी बहुत होगी। दूसरा, रिसर्च के फील्ड में। रिसर्च के फील्ड में क्या होता है कि मान लीजिए अभी हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या मतलब है कि हमारे पास जो जीनोम की कोडिंग आती है ना, मान लो ये जो जीन बनता है, इस जीन में सीक्वेंस होती है कि कौन कौन से पेयर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनका सीक्वेंस की एक के बाद एक दूसरा क्या क्या आता है। इसका पूरा सीक्वेंस होता है जो कि मिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ ऐसे पेयर्स बनते हैं जिनका सीक्वेंस करना पड़ता है। अगर हमें क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू इसको करना हो तो इसकी स्पीड नहीं बढ़ जाएगी। इसीलिए ऐसे रिसर्च में कभी भी, जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना का भी जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ, उसके बेसिस पर ही हम लोग उसको समझ पाए बहुत तरीके से। इंडिया में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारे ह्यूमंस, मतलब जो भी हम आप ऐसे लोग हैं, उनका जीनोम का सीक्वेंस क्या है उसके बारे में पढ़ के स्टोर करने की बात चल रही है कि और कैसे वेरी कर रहा है ये भी समझते हैं। कोई भी बीमारी का इलाज निकालना हो उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि भाई अगर एक रीजन में इस बीमारी को हम ज़्यादा पाते हैं तो इनके जीनोम सीक्वेंसिंग में कौन सा जीन है जो कि बाकी लोगों से चेंज हो रहा है, वही कारण बन सकता है इस बीमारी का। तो बात हो लाइफ साइंसेस का, एग्रीकल्चर का, मेडिसिन का, किसी भी फील्ड में ये खूब अच्छे से हमें काम आ सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। ये प्रेडिक्ट करना कि आगे आने वाले समय में क्या जल्दी आ सकता है, सुनामी, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फ्लड, कुछ भी हो सकता है। क्लाइमेट चेंज को प्रेडिक्ट करना, इन सब में चूंकि मैंने क्या बताया कि ये बहुत आगे के प्रोसेस को पहले से ही कंप्यूट करके रखता है और ये तुरंत रिजल्ट दे देगा, उसको प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगाएगा। इसीलिए ऐसे प्रिडिक्शन करना भी इसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा उस टाइम पर। फिर आता है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स को भी आप समझ सकते हो कि क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से हम लोग किसी भी नए मॉलिक्यूल को डिस्कवर करना, उसका जो प्रोसेस है, इस मेडिकल या फिर मेडिसिन बनाने का ये जो प्रोसेस है, उसको हम लोग जो अभी 10 सालों में, 20 सालों में बनाते हैं, वो काफ़ी फास्ट हो सकता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी अपना योगदान देगा। यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की बात आती है कि अभी जो फेज चल रहा है 4.0 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, वो क्वांटम कंप्यूटिंग का ही एज है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आईओटी की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जहाँ पर हर एक डिवाइस, मतलब हमारे सामने मोबाइल फ़ोन हो, हमारे कमरे में जो एलईडी ट्यूबलाइट लगी है, हमारा सीलिंग फ़ैन है, या फिर हमारे यहाँ एसी लगा हुआ है, या फिर हमारा मिरर है, उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रहा है, ऐसा कुछ भी चीज़ हो, उन सबको बैठे बैठे वॉइस कमांड से या फिर इनफैक्ट हम केवल सोच के ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसी क्षमता भी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को स्पीडली फ्रेम करना या फिर कनेक्ट करना, उसके लिए क्वांटम कंप्यूटिंग डेफिनेटली यूज़ होएगा। इसके साथ साथ हम लोग रोबोटिक्स के फील्ड में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भी क्वांटम कंप्यूटिंग का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आगे आने वाले समय में आप कोई भी नाम लो और क्वांटम कंप्यूटिंग वहाँ पर रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में केवल और केवल एक वरदान है, इसके ड्रॉबैक्स नहीं होंगे। देखो, जहाँ पर हमारे पास साइंटिफिक एवेन्यूज़ मिलते हैं बहुत सारे, हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक डिटरेंस भी आता है, एक डर भी आता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्वांटमनेस की फीलिंग है हमारे अंदर, वो केवल पॉजिटिव सेंस में नहीं यूज़ हो सकती है बल्कि नेगेटिव सेंस में भी यूज़ हो सकती है। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि नए चैलेंजेस का सामना करना पड़े। ये जो वॉर अभी ज़मीनी तौर पर हो रही है और आगे आने वाले समय में हम जैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि हो सकता है स्पेस वॉर हो, कि हमने स्पेस में इतनी सैटेलाइट्स लगा रखी हैं, उसी को ध्वस्त करने की बात हो जाए। जैसे कि ग्रेविटी मूवी में आपने देखा होगा कि कोई एक कंट्री का स्पेस स्टेशन दूसरे कंट्री के स्पेस स्टेशंस को तोड़ता है। तो इस तरीके से अगर ऐसा कुछ होने लगेगा तो एक ये वॉर का फेज बन सकता है। उससे भी आगे बढ़ेंगे तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे चीज़ों में वॉर की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर किसी का डेटा निकाल लेना या फिर ये सब चीज़ों भी तो कहीं ना कहीं से हम ले ही पाएंगे।
हालांकि हम तो इसमें बोल रहे हैं कि काफ़ी सिक्योर है, बट स्टिल रिसर्च जहाँ पर इसके पॉजिटिव के लिए चल रहा है वहीं पर इसके नेगेटिव्स के लिए भी चलेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। बाकी आप ये समझ सकते हो कि प्रॉब्लम यहाँ पर अभी हमारे लिए केवल इतना है, जैसा कि हमने बताया कि बाकी जो देश हैं ना, जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं, इस फील्ड में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। अभी हम हाल फिलहाल में स्टार्ट कर रहे हैं, 2018 में हमने कुछ प्रोजेक्ट से स्टार्ट किए, क्वेस्ट बनाया 2018 में, और रिसर्च फैला रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स का हेल्प ले रहे हैं, NMQTA जैसे हम प्लानिंग्स बना रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो हाल फिलहाल की बात है ना, ये लोग तो बहुत पहले से चल रहे हैं। लेकिन इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि वे फॉरवर्ड इज ऑलवेज देयर। वे फॉरवर्ड के तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि चलो हम मासिव स्केल पर अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, गवर्नमेंट आज से ही अनाउंस कर दे इस चीज़ को कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने के चल रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको हम सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए तैयार हैं। आप इस फील्ड में हमारे साथ आइए और रिसर्च करिए। और रिसर्च जब भी जानते हो आप लोग कि जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है। यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं उनको हम लोग इस तरीके से दूर कर सकते हैं कि हम लोग पार्टनरशिप में इंस्टीट्यूशंस को चलाएं। गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट फंडिंग का सहारा ले ले, जो भी फिलेंथ्रॉपी वर्क कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं अपना, उन सभी लोग को यहाँ पर लेके आओ एक साथ फंडिंग के लिए। इसके अलावा हम लोग मैन पावर जो है हमारी उसको हम लोग स्किल बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम जितना स्किल मैन पावर डेवलप करेंगे आगे आने वाले समय में हमें उतना ही हेल्प मिलेगा रिसर्च करने के लिए या फिर कुछ नया डेवलप करने के लिए। तो सक्सेस का जो रेशियो है वो हमेशा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हमें अपने आप में एक वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट डेवलप करना पड़ेगा। हम सब लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग एक्चुअल में क्या है, इसके प्रोबेबिलिटीज कि आगे आने वाले समय में इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, अभी से लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। तभी तो लोग इसके लिए डेवलप करेंगे, रिसर्च करेंगे, कुछ तो अवेयर होंगे। तो ये अवेयरनेस वाले प्लान को भी हमें चलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने क्वांटम कंप्यूटिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझा। साथ ही साथ हमने टाइप 1 और टाइप 2 सुपरनोवा और कैसे ये ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार में चेंज होता है, और न्यूट्रॉन स्टार के 3 फ्लेवर्स जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो बोलते हैं, इसके बारे में भी पढ़ा। टाइप 2 सुपरनोवा को हम लोग कोर कोलैप्स सुपरनोवा भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम रिवाइज कर रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं है। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आज के इस क्लास से आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।